एनसीआर गणिता मंजरी। ठीक है। सो हमारे पास ना एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा। बोथ x-2, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ना, इसके थोड़े बहुत जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x+r शो दैट p इज इक्वल टू r। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मुझे पता है x-2 एंड x है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल इन x है px² + 5x+r। ठीक है। सो आप x-2 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी 2। सो फाइंड p(2)। p × 2² 5 × 2 + r। ठीक है। अगर ये फैक्टर है तो इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे लिख दोगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है। सो p(2) इज 4p + 10 + r। ये आ गया ना हमारे पास। ठीक है। ऐसे ही p(1/2) निकालोगे, तो p(1/2) का होल स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस r। ठीक है। विच विल बी p/4 प्लस 5/2 प्लस r। ये भी इक्वल टू 0 है। अब इसमें देखो, अगर मुझे डायरेक्टली रिजल्ट चाहिए, जो इसकी ट्रिक कहती है कि आप इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन दोनों को इक्वेट करते हो, बिकॉज दोनों फैक्टर्स है, दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, आपके पास डायरेक्टली p इक्वल टू r आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 4p + 10 + r। ठीक है। तो अब मैंने इसमें एलसीएम लिया, तो ये तो p आ जाएगा, +2 × 2 10 हो जाएगा, और 4r हो जाएगा, इज इक्वल टू 4p + 10 प्लस, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना। ये डिवाइड बाय 4 है यहाँ पर। ठीक है। ये डिवाइड बाय 4 रहेगा, और यहाँ पे यार आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बेटा एलसीएम 4 तो रहेगा ना यहाँ पर। ठीक है। हाय। देखें, इससे डायरेक्ट आंसर आता है कि दूसरे वे से आता है। आता डायरेक्ट है। 40 + 4r। अच्छा, 4r कैंसिल हो गया। ठीक है। तुम्हारे पास मिस ना इसमें 6p आ जाएगा यहां से। देख लो, तुम सबका भी है, उसको छोड़ दे। कम। दिस इज फ्रॉम गणिता मंजरी, क्वेश्चन नंबर 10, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, पेज 90। ठीक है। चलो। अच्छा, फिलहाल इसको अगर हम, इससे ना पी की वैल्यू आएगी, थोड़ा लंबा हो जाता है, इससे भी सॉल्व हो जाएगा जब दोनों को आप इक्वेट कर देते हो। करना क्या है तुम्हें, जल्दी आंसर निकालने के लिए ट्रिक क्या है ना, देख, इसमें हमें p इक्वल टू आर करना है, ना p की वैल्यू निकालने को कहा है, ना r की। तो तुम्हें करना क्या होगा, तुमने कहा यहां से 4p + 10 + r इक्वल टू 0, और इसमें एलसीएम ले लिया। ठीक है। क्या बन जाएगा, p + 10 + 4r डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों में रिमाइंडर 0 आएंगे। तो p + 10 + 4r इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां से ये इक्वेशन है। तो कहते हैं इसको डायरेक्टली जब आप इक्वेट कर देते हो ना, इक्वल टू p + 10 + 4r, 10 10 कैंसल, यहां से ये 3p इज इक्वल टू 3r, ये p इक्वल टू r। दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट। जो मैंने करवाया था ना, उसमें क्या होता है कि आपके पास पहले p की वैल्यू आएगी, फिर उससे आप r की वैल्यू निकालोगे और बताओगे दोनों वैल्यू से। वो लंबा है, दिस इज डायरेक्ट शॉर्टकट जो होता है। समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। बुक्स निकालो भाई सब अपनी। आपको मैं टेस्ट पेपर भी देती हूँ आपके। जो इसमें क्वेश्चंस रह गए, 2 3 चीजें रह गई, वो कवर करते हैं। ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं आज। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, हमें बेसिक चाहिए, आपको सर्कल्स नहीं आएंगे इस टर्म में।
बाकी दोनों पाएंगे। चलो आज कवर करवा के बाकी तुम्हारी चीजें मैं कवर करवा दूंगी, मुझे एक हफ्ता दो, सर्कल्स में पूरा करवा दूंगी। बेसिक्स होगा, आपको सर्कल्स आना है ना। एंड बहुत अलजेब्रा चल रहा है, थोड़ा सा ज्योमेट्री आ जाएगा। एरियाज मुश्किल नहीं है, प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं है, और ज्योमेट्रिक एपी भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, मतलब दैट इज ऑल नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। ये फिर ना सर्कल्स प्रैक्टिस हो जाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत आसान है, तुम्हें आराम से करवा दूंगी ये। ठीक है, सर्कल्स में क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, तो एक बार इसे कर लेते हैं। ये आ गया बेटा सबका। चलो अब बुक निकालो, पेज नंबर 87 हम कर रहे हैं गणिता मंजरी का, आपकी एनसीईआरटी का। पेज 87 पर जो जो क्वेश्चंस हमारे अलजेब्रा के रह गए ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के, वो कवर कर रहे हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी अ पार्ट ऑफ योर टेस्ट पेपर। सायरा हैज अरेंज्ड अ स्क्वायर ऑफ साइड x यूनिट्स, तो एक किसके पास स्क्वायर है जिसकी साइड है x यूनिट्स, 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ साइड x यूनिट्स एंड विड्थ 1 यूनिट। तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड x है, बाकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं जिसकी, और कितनी है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, 8 कहते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसी जिसमें एक साइड x है और एक साइड 1 यूनिट। समझ में आ गई बात। और ये भी जो हमारा स्क्वायर है ना, ये एक्स साइड का है, तो जितनी हुई ये हमारे पास इंटू 8 है, कितनी है ये 8। और जो स्क्वायर बना रही हूं वो भी ऐसा कुछ बनाऊंगी, इफ आई टेक अ स्क्वायर, तो इसी साइड का लूंगी ना, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो भी एक्स साइड है, उसकी साइड भी एक्स है, और यहां पर भी ये एक्स है। समझ में आ गया। तो उसके बाद कहा है एंड 1 विड्थ एंड 15 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 यूनिट। ठीक है, तो 15 स्क्वायर्स हैं जिसकी साइड है 1 यूनिट। तो मैं छोटा सा यहाँ पे स्क्वायर बना दूं, ऐसे 15 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब आपको मान लो ऐसे ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एक स्क्वायर पीस है, इसको मैं स्क्वायर 1 कह देती हूँ। रेक्टेंगुलर है, इसको R1, फिर R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, ऐसे 8 रेक्टेंगुलर पीसेस हैं एक तरह के। और ये छोटा स्क्वायर है ना, इसको हम ए लिख सकते हैं, ऐसे A1, A2, ए करके A15 पीसेस है, सबके ऊपर नंबरिंग की हुई है, सबके ऊपर ABCD लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो छोटे वाले स्क्वायर है आपके पास 15, बड़े स्क्वायर है सिर्फ एक पीस, और 8 रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास। ठीक है, सो फाइंड द लेंथ ऑफ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन सबको जोड़कर आप एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना रहे हो। ठीक है, तो आपको अभी एक, या तो आपको फिजिकली मैं आपको रेक्टेंगल्स कट करके दूं, फिर आप मुझे बताओगे कि जो बड़ा सा रेक्टेंगल बना उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। समझ में आएगा ना काउंट करके। लेकिन अगर हमें थ्योरेटिकली एल्जेब्रिकली यहां बैठकर निकालना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा सा रेक्टेंगल बनाएंगे, है ना, ऐसा कुछ रखेंगे, उसमें ये स्क्वायर रखा है एक्स का, फिर ये टोटल हमने 8 स्ट्रिप्स को एडजस्ट किया, उसके बाद ये 15 वाली स्क्वायर्स को एडजस्ट किया, कुछ ऐसे करेंगे, है ना। अब इसकी प्लेसमेंट्स कैसे होगी, अगर उसको चीज को छोड़ देंगे, जो बड़ा रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया, इस पूरे एरिया को मैंने इन 8 यूनिट से, 1 यूनिट और ये 15 यूनिट्स, इस पूरे रेक्टेंगल को भर दिया। ठीक है, इसकी एक लेंथ है, इसकी एक ब्रेड्थ है, इसका एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है इसका एरिया। तो जितने इसमें पीसेस रखे हैं उन सबके एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं, मेरे पास पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड इज सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्मॉल पीसेस। ठीक है, बात समझ में आ गई है, एवरीवन क्लियर। पूरे स्पेस को फिल करना है, तो जितने मेरे पास रेक्टेंगल्स है मैंने सभी बुक्स लगा दी, तो जितनी जितनी हर एक बुक का एरिया है उसी को ऐड कर दूंगी, है ना, कि एक पीस ऐसे करते हुए हमने सबको ऐड कर दिया, तो मेरे पास पूरी स्पेस फिल्ड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, नाउ इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा बताओ। तो हम लिखेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स यूनिट्स, कितना एरिया होगा, जिस स्क्वायर की साइड एक्स यूनिट्स है उसका एरिया कितना होगा बताओ। एरिया ऑफ
एरिया क्या होता है स्क्वायर का? बच्चों पता क्या है, क्लास में आ रहे हो प्रेजेंट रहो, मुंह में ना सिल के मत बैठो, नहीं आता बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या है साइड इसकी? है ना, तो क्या एरिया हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स। क्या होता है एक्स इंटू एक्स? एक्स स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। फिर आप पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है, सो एरिया ऑफ वन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, लेंथ क्या है इसकी? एक्स यूनिट्स, और विड्थ क्या है? 1 यूनिट। तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? कितना होगा बताओ? क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी? एक्स, और ब्रेड्थ कितनी है? तो एरिया कितना हो जाएगा? एक्स इंटू 1 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। और कितनी ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है? पढ़ो सारे, कितनी है बुक में देखो, क्वेश्चन लिखो, कितनी है? 8 है, 5 है, 6, कितनी है? 8 है। तो 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया कितना होगा? अगर एक का एरिया एक्स है, 8x हो जाएगा। तो हमारे पास इतना एरिया अभी तक कवर हो गया। फिर इसके बाद और क्या है? वी हैव एरिया ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर। कितना है भाई उसकी एरिया? उसकी साइड कितनी है? 1 यूनिट है ना। तो उसका एरिया कितना हो गया? 1 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? कितने पीसेज है ये? 15 है ना अपने पास। टोटल एरिया ऑफ 15 पीसेस कितना हो जाएगा? 15 इंटू 1 हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। अब जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा? टोटल एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स कितना एरिया होगा बताओ? जो जो आपने सभी ये स्ट्रिप्स ली थी, जब भी पीसीस लिए थे, इन सबको मिलाकर कितना एरिया हो जाता है? बोलो। क्या है ये हमारे पास? स्क्वायर्स है, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल्स है, और 15 स्क्वायर्स है। तो कितना एरिया हो जाएगा टोटल? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ गया? 8x प्लस 15। पढ़ो पहले क्वेश्चन में क्या है। क्या है क्वेश्चन में पहली लाइन बेटा? square of sine x units. तो x square हो गया। खुद बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ, भी कह रही क्वेश्चन पढ़ा कर साथ साथ। ठीक है ना? ये आ गया हमारे पास। अब उसने कहा है कि अब आप बताओ इस रेक्टेंगल की, जो हमारा ये बड़ा सारा सबको लगाकर पूरा एक रेक्टेंगल बना, इसका लेंथ और विड्थ क्या है? तो आपको क्या करना चाहिए इसमें? ये एरिया आ गया, एरिया ऑफ बिगर, हाँ बोलो, रेक्टेंगल कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 जो उसने बनाया। अब मुझे बताओ कि जो बड़ा रेक्टेंगल ये बन गया ना, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है? कैसे निकालोगे भाई इसको? मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको फैक्टराइज करेंगे। करो बच्चों फैक्टराइज। ये कह रहे हैं अब तुम पॉलिनोमियल्स तो सीख गए हो, प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करो। तुम कहते हो कहाँ अप्लाई होंगे? इस तरह से अप्लाई होते हैं कि जैसे आप ब्लॉक्स बनाते हो तो आप देखते हो कि गिवन एरिया में वो कितना स्पेसिफाई हो रहा है। ठीक है, मुझे कितनी बड़ी उसे मिनिएचर बनाना है, तो क्या करें, उसकी साइड क्या रखें? आजकल देखते हैं ना, वी हैव दैट मिनिएचर पेंटिंग्स, मिनिएचर बन जाता है हर एक का। तो हाउ टू डिसाइड द साइड कि मुझे इतने स्टेप्स चाहिए, इतना चाहिए, और मिनिएचर करना है उसको? तो क्या आ जाएगा बेटा बता? वेरी गुड। x+3 x+5। अच्छा, इसमें से अगर मुझे लेंथ डिसाइड करनी पड़े तो क्या होगी? किसको आप लेंथ मानोगे? x+5 को या x+3 को? x+5 को, क्योंकि बड़ी वाली जो लेंथ मानते हैं और छोटी को विड्थ। तो उसने कहा है ना, व्हाट आर द फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो लेंथ को आप बोल सकते हो x+5 एंड ब्रेड्थ को बोल सकते हो 8+3। तो पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ लेंथ आर x+5 यूनिट्स एंड विड्थ इज x+3। कैसे करेंगे प्लस फाइव लेट? पॉसिबल ही कह रहे हैं ना, प्रूव नहीं कर सकते। अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिखा है 5 and 3, तुम किसको लेंथ मान रहे हो? नहीं, दी नहीं होती है, वो बड़ा नंबर होता है। बड़ा नंबर लेते हैं। हाँ जी, हमेशा।
विड्थ को छोटा नंबर मानते हैं हमेशा, यूजुअली। इट इज नॉट फिक्स्ड। मैं रेक्टेंगल को ऐसे प्लेस कर दूं तो मैं कहूंगी ये लेंथ है, ये विड्थ है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी, अगर मुझे डिसाइड करना हो ना, तो लेंथ हमेशा एक बड़ा नंबर होगा। समझ में आ गई बात है? अब एग्जाम्पल 18 है आपके पास, क्विकली। कल टेस्ट है आपका फिर से, ठीक है, किसी का अलजेब्रिक चैप्टर 4 का ही। चैप्टर 4 ले लो, थोड़ा बहुत चैप्टर 3 ले लेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, थोड़ा बहुत पीछे वाला रिवाइज करते रहेंगे ना आगे आगे, तब थोड़ा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बट बेसिक्स फैक्टराइजेशन के सभी रूल्स को, सभी अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को याद करके आना। जैसे पिछला टेस्ट था ना वैसा ही होगा, इससे और डिफिकल्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट ब्रेड्थ इज 4 meters लेस देन द लेंथ। एग्जाम्पल 18 पढ़ बेटा, पेज 88, प्लीज जल्दी से पढ़ा करो, देखा मत करो। जितना रीडिंग स्किल्स अच्छे करोगे ना और क्विकली एनालाइज करोगे, उतना ही रिटेन भी रहेगा। मैं समझाती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हो कि आंसर सॉल्व कर दोगे। यू नॉट रीडिंग इट योर सेल्फ, तभी याद नहीं आ कि कहाँ से ये आया, वो कहाँ से आया, ठीक है। कौन सी? वो मंडे को दे दूंगी, या वैसे मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है तो मैं दे देती हूँ, ठीक है। और क्लास में काफी काम करवाया हुआ है, ठीक है। बस उसको इकट्ठा करना है आप सारा, वो मैं दे दूंगी आपको। संडे तक लगा लो, आज बनाकर दे दो, ठीक है। रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट ब्रेड्थ इज 4 meters लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर पूल है हमारे पास, एक इसकी लेंथ है और एक इसकी ब्रेड्थ है। जितना भी मटेरियल मैंने ग्रुप में शेयर किया है ना, मैं तुम्हारे बाद ना कोशिश करती हूँ आज फिर से पूरा मैं डाल दूंगी बाय 8 o'clock, तो यूल सी पुरानी वाली वर्कशीट है फॉर्मूलाज की, उस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस डाल रही हूँ और कोई नए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो लेंथ इज, ब्रेड्थ इज 4 meters लेस देन द लेंथ। ब्रेड्थ क्या है उसकी? 4 meters लेस देन लेंथ। क्या लिखोगे इसको? ब्रेड्थ इज लेंथ से 4 मीटर छोटी है, तो कैसे लिखोगे इसको? ब्रेड्थ इज L - 4 meters, ठीक है। तो हम मान ले, लेट द लेंथ ऑफ द पूल x meters, देयरफॉर ब्रेड्थ क्या हो गई? x - 4 meters। इट्स एरिया इज 96। एरिया कितना है बच्चों? वो कहता है 96 स्क्वायर मीटर्स। तो एरिया कितना आ गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या हो जाएगा? x इंटू x - 4 इक्वल टू 96, ठीक है। आप फैक्टराइज करो, x² - 4x - 96 इक्वल टू 0। फैक्टराइज दिस थिंग, और यहां से फिर ट्रिग्नोमेट्री टर्म करने शुरू होगी। कैसे करोगे आप बताओ? पहले तो x² - 4x कर लिया, हम्म। 4 को कर लेंगे दूसरी साइड। हाँ ये ले, ये 96 है, यहाँ पर +4x कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा? अकेले 4 को नहीं कर सकते। कैसे अकेले 4 को? 4 के साथ x बैठा हुआ है, कैसे अकेले 4 को ले जा? अच्छा चल, अकेले 4 को भी ले जा। तेरे पास क्या है? x² - 4x है यहाँ पे, और यू आर सेइंग x इंटू x - 4 इज 96। अकेले 4 को कैसे लेके जाएगा? वो पहले x से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? कि और आई सरपास रूल्स ऑफ बॉड मास ऑल्सो। अकेला 4 कैसे जाएगा? अकेला 4 भी अगर चला गया तो +4 करेगा, डिवाइड बाय 4 क्या करोगे उसको? जैसे 4x है। हम्म। अच्छा, तूने लिखा x² -4x। हाँ, अकेले 4 को भेजोगे कैसे बता? x² माइनस x² x -x इज इक्वल्स टू 96.4। 96/4 कैसे हुआ बताइए? हाउ विल यू जस्टिफाई दिस? हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस स्टेप? मतलब कल तुम 100 रुपए किसी को दे रहे हो, वो कह रहा है मेरा मन करे, मैं, तूने चाहे 20 का सामान खरीदा है, बट आई विल नॉट रिटर्न यू 80, मेरी मर्जी है, मैं 8 रुपए दूं। ये एक्चुअली, ये हिसाब की बातें हैं, ये कैलकुलेशंस की बात है, इसमें बेटा दिमाग खोलो। कैसे जाएगा? तो खुद बोला, अकेला 4 यहाँ पर है, यू आर सेइंग x² - 4 इक्वल टू 96, है ना? बिल्कुल सही है। चल, इसके बाद हाउ कैन यू सेंड दिस 4 आउट ऑफ एयर? तुम इस 4 को उठा कर जा रहे हो कैसे? कौन से रूल्स के हिसाब से?
दिस इज सेम एज सेइंग, सीरियसली अपनी इस चीज को क्वेश्चन नहीं करोगे ना बेटा कि मैं कैसे कर रहा हूं और खुद नहीं समझोगे, तो इट इज सेम एज सेइंग कल तुम जा रहे हो मार्केट में, तुम 100 रुपए की चीज की जगह तुमने 20 लिया, तुमने 100 दिया, वो कहता नहीं कोई पैसे नहीं आ, जाओ। तुम्हारा कोई रिटर्न रहता ही नहीं है, बिकॉज आई डिवाइडेड बाय 4, आई डिवाइडेड बाय 5 एंड नाउ यू हैव पेड मी 20 ओनली। ये वही चीज है, मतलब ये बेतुकी बात है, इसको मैं जस्टिफाई भी कैसे करूं। अकेला 4 देख, पता क्या है, देख x² माइनस 4x एक इक्वेशन है, ये एक टर्म है, इसमें कोई x टर्म है उससे मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, और उसके बाद ये 96 बनेगा, कि एक नंबर का स्क्वायर होगा, फिर उसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को माइनस करेंगे, फिर 96 बनेगा। ठीक है, कोई एक नंबर है, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कह रही हूं कोई मेरे पास ऐसा नंबर है जिसको मैंने स्क्वायर किया, तुमने कहा हाँ कर लिया, फिर मैंने उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, तुमने कहा वो भी कर लिया, अब मैं उन दोनों को माइनस कर रही हूं, आपने कहा वो भी कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास आंसर 96 आए। सो हाउ कैन यू सेपरेट दिस 4? आप नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला, इसका मतलब है कि आपने 4 सब में से निकाला है, तो आप लिखोगे x² बाय 4 माइनस 4x/4 इक्वल टू 96/4, तब वो सबके साथ होगा, है ना। क्लास में सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाए, तुम्हें ना मिले, ऐसा चल सकता है? ये तीन टर्म्स बैठी है, इक्वालिटी में बैठी है, देख, x² माइनस 4x इक्वल टू 96, तुमने यहां से 4 निकाला, इसका मतलब तुमने डिवाइड बाय 4 कर दिया, तुमने यहां भी डिवाइड बाय 4 कर दिया। अब ये क्लास में तुम्हें ग्रेस नंबर नहीं मिले, बाकी सबको मिल गए, क्लास में सबका होमवर्क खत्म हो गया, तुम्हारा नहीं खत्म हुआ, तुम्हारा नहीं कम हुआ, तुम्हें 20 क्वेश्चन करके आने, सबको 5-5 करके लाने हैं। तुम चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? बता, चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? वो x² वाली टर्म वो तुम हो, तुमने जिसको डिवाइड नहीं किया 4 से, अब वो चिल्लाए कि नहीं चिल्लाए? बता। वो जायज बनता है ना कि मेरा भी काम कम करो, मुझे भी डिवाइड बाय 4 करो, है ना। दिस इज द सेम थिंग, इक्वेशन है, एवरी टर्म गेट्स द सेम ट्रीटमेंट। ठीक होगी बात, ये अब समझ में आया ना। आप जब 4 यहां से निकाल रहे हो ना बेटा, वो पता क्या होता है, वो बच्चों ने, टीचर्स ने सिखाया होता है कि यहां से 4 निकल गया, वो तब था जब आपके पास ये टर्म नहीं होती, आपका वो कंडीशन तब होता जब ये टर्म होती। जब सिंगल टर्म। हाँ, तब तुमने डिवाइड बाय 4 किया, तुमने कहा यहां से 4 उठा के ले गए, क्योंकि इसके पास और है ही नहीं कुछ और। लेकिन जब ये बैठी हुई है, तुम कहाँ इससे 4 निकाल लोगे, तुम्हें इससे भी 4 निकालना पड़ेगा, सभी को डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 4। ठीक है, चलो, समझ में आ गई बात। ये तो अब इसको फैक्टर्स करोगे बच्चों, क्या है फैक्टर्स, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, x² माइनस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0, x² माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0, x माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो ना, आपने x-12 को या तो 0 किया, या x+8 को 0 किया, x-12 0 हो गया, तो x की वैल्यू 12 आ गई। क्या x की वैल्यू -8 हो सकती है? -8 तो लेंथ है, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको आप हटा दोगे, सो देयरफॉर लेंथ इज 12 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज, लेंथ इज 12 meters, breadth is 12 minus 4, 8 meters। समझ में आ गई बात सबको? क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली। हो जाए, मैं चैप्टर 1 की भी वर्कशीट भेजती हूँ सब। बड़ा लंबा काम है यार, ये चैप्टर खत्म होने को नहीं आता है मुझे। आज इतना था कि आज ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, एंड आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट दीज बुक क्वेश्चंस। नहीं करवाऊंगी तो लगता है कि कैसे होगा। ठीक है, तो कितने डॉक्यूमेंट शेयर हुए हैं इसमें? 20 डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। अच्छा, वो नंबर सिस्टम तो चाहिए ही ना। 6, 7, 8, 10। ठीक है, क्लियर हो गया इतना बेटा सबको? ठीक है, अब आ जाओ, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3, 1 2 3 मैं करवा चुकी हूँ, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्विकली। चलो, पेज नंबर 89, एवरी वन, जब मैंने कहा ना क्वेश्चन नंबर 4, सो योर आई शुड बी ऑन द बुक। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग,
4x² प्लस 4x+1, ये क्वेश्चन आपको पक्का से पक्का आएगा ही आएगा। 4x² - 1, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही आपको। तो यहां पर आपको न्यूमरेटर को क्या करना है, हाँ अलग फैक्टराइज करना है, हाँ अलग ले लो या फैक्टराइज कर लो। 4x² प्लस 4x+1, फोकस फैक्टराइजेशन पर करना। व्हाट अबाउट 4x² - 1, इसको कैसे करोगे? 4x² प्लस 4x+1, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। दोनों को स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा? फॉर्मूला बता, फटाफट से लगाओ, क्या लगेगा फॉर्मूला इसमें? हम्म पूरा मुझे बता दो। न्यूमरेटर पूछ रही हूँ पहले तो बेटा, एक चीज तो करो। हाँ कर लो, बिल्कुल करो। हाँ करो करो बच्चे। नहीं नहीं बेटा, मैं इसको ही पूछ रही हूँ, किसी भी एक टर्म को, पहले मैं न्यूमरेटर पे ही आऊंगी। ठीक है। सो कैन आई से दिस इज 2 × 2x × 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? स्प्लिटिंग अल्टीमेटली परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाती है। ठीक होगी बात ये? स्प्लिटिंग अल्टीमेटली परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाती है। तो बच्चों यहां पर मेरे पास आ गया 2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? आपके पास भी वही आया होगा, 2x+1 2x+1, स्प्लिटिंग भी लगा सकते हैं। अब आ जाओ 4x² - 1 पे, इसको कैसे स्प्लिट करोगे? बढ़ आ रही है ना दिमाग, देख चलना शुरू हो गया। चल आगे कैसे बताओगे इसको? एक a² हुआ तो क्या होगा, इसकी टर्म क्या होगी? 2x का होल स्क्वायर माइनस, हाँ तो इसका मतलब हम नहीं पढ़ रहे थे ना पहले, नहीं पढ़ रही थी ना पहले। हाँ क्या बनेगा बताओ ये? 2x+1 2x - 1, हंस का आता है ये सही से बिल्कुल। समझ में आया था कि नहीं आया था, कि उसने बोला तभी समझ में आया? आ गया था पक्का? देख अगर इस टाइम पर अपने आप से झूठ बोलोगे ना, मुझे इंप्रेशन के लिए बोल दोगे ठीक है, पर अपने आप से बी वेरी सिंसियर कि आया था कि नहीं, बिकॉज अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तभी समझ में आएगा। तो ये कट गया, आंसर इज 2x+1/2x-1। ठीक है, इसको लिखना है। आंसर इज 2x+1/2x-1, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट पे आ जाओ क्विकली। सेकंड पार्ट है 9 × 3a³ - 24b³ डिवाइडेड बाय 9a² - 36b²। अच्छा क्या लगता है, न्यूमरेटर अगर आप ले रहे हो तो उसमें क्या करना चाहिए? हाँ करो करो, क्विकली लिखो। हाँ 216, 216b होल क्यूब। अच्छा इसके बाद क्या करना चाहिए? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद क्या करोगे बताओ? फैक्टराइज कर फटाफट से। और इसमें क्या करना चाहिए हमें? पंचका बताओ क्या होगा इसमें? हाँ तो इसमें क्या टर्म बनेगी बेटा? 9 दिखा हुआ यहाँ पे। हाँ 3a का, वेरी गुड। और वेरी गुड। अच्छा आप चलो फटाफट से फैक्टराइज करो इसको। और इसको यहाँ पे a³ - b³ और यहाँ पे a² - b², वही टर्म लगानी है। तो आप देखो, अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स ए और बी में है ना, तो मैं x³ - y³ में फॉर्मूला लिख दूंगी। और यहाँ पर x² - y²। अच्छा x - y का तो फॉर्मूला मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। व्हाट अबाउट दिस वन, x³ - y³ क्या होता है? x - y, x² + xy + y²। तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? देख बढ़कर आ रहा है ना, देख अपने आप दिमाग चलेगा। द ओनली थिंग यू रिक्वायर इज फोकस। पर सच में मैं अगर डांटती भी हूँ तो इसलिए कि फोकस आ जाए बच्चे में, कहीं तो बच्चा वो कहे कि मैं पढ़कर आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना? तो वो चीज आ जाएगी ना आप में। तो सबसे बड़ा वही है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, कि आई अंडरस्टैंड कि करना क्या है उस क्वेश्चन। ठीक है ना? अब तुम ऊपर न्यूमरेटर में लिख दोगे 3a - 6b। अच्छा इसमें ना और क्या कर सकते थे वो हम बाद में देखें, बट अगर आप ये भी चीज कर रहे हो ना तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग इट। 3a + 6b, 3a - 6b पहले तो समझ में आता है, ये इसको खत्म करें, है ना? कैंसिल कर दे 3a - 6b को। अब बचा क्या? 9a² + 18ab +36b²। और नीचे क्या बना? 3a + 6b। अच्छा क्या लगता है इसमें कोई नंबर्स में कुछ कॉमन निकलता हो?
3 और 9 ऊपर 9 है ना, कॉमन 9 निकाल सकते हैं ना, सभी नंबर 9 से डिविजिबल है। सभी नंबर, ये होती है परसेप्शन, क्विक ऑब्जर्वेशन किया तो सारे 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। मजेदार बात इसमें क्या है, सब ऊपर 9 के मल्टीपल्स है और नीचे जो टर्म्स है, कोएफिशिएंट्स है, वो 3 के मल्टीपल्स है, तो मैं ऊपर से 9 कॉमन निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस 4b², और नीचे 3 कॉमन निकाल कर आ जाएगा a+2b। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 3 टाइम्स a² प्लस 2ab प्लस 4b² अपॉन a+2b। Another food of thought, can the numerator be factorized further? लगता है आपको? ये ना सबसे बड़ी कंफ्यूजन ही होती है यहाँ पर। तो आप कोशिश अगर करते हो ना कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं, देखो आप क्या लिखोगे, a² प्लस, और दूसरी टर्म यहाँ पे 4b² है तो 2b² सो हेयर यू शुड गेट 2 × a × 2b। क्या आना चाहिए था, 4ab। क्या आ रहा है, 2ab। तो नहीं कर सकते, लगता है कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ना 2ab नहीं लिखते हम ab लिखते हैं, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक होगी बात ये, राइट? अब नेक्स्ट वाला करोगे खुद बच्चों, थर्ड पार्ट। अगर सही से फोकस करके ना आपने पूरी एनसीईआरटी भी सॉल्व कर ली, तो आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। s³ प्लस 125 t³ सो व्हेन यू हैव s³ प्लस 125 t³ क्या करोगे इसमें, s³ प्लस 125 किसका है, 5t³। हाँ जी, तो लगाओ इसमें फॉर्मूला। टेस्ट मंडे को ले लूं, कल ट्रायंगल शुरू करवा दूं, है ना? टेस्ट मंडे को रख लेते, कल पढ़ाई देती हूँ आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सब्स्टिट्यूट में सर्कल्स ट्रायंगल्स जो भी है शुरू हो जाएगा, और उसके बाद का काम जो है ना, बिकॉज ऑलमोस्ट जुलाई है, तो गिव मी 1 वीक, 1 वीक में आई विल ट्राई टू बाइंड अप ऑल द सर्कल्स। s+5t s² -5st प्लस 25t², और नीचे है s² -2st -35t²। सो व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? हाँ, वेरी गुड। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के तो इतने मौके मिलेंगे कि तुम सोच ही नहीं पाओगे कि ये क्या है हमारे पास। इट इज एज यूजफुल एज प्लस एंड माइनस, एज रेलिवेंट एज प्लस एंड माइनस। मिडिल टर्म स्प्लिट तो हर जगह है। आशवी खुद कर, सिर्फ नोट नोट मत कर, ब्लाइंडली नोट मत किया करो, कभी भी नहीं। अभी दिमाग लगाओगे, चाहे 10 मिनट लगे उसे। ये कैंसिल हो गया, और जो 2 टर्म्स बची वही हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ आपको होमवर्क भी दे देती हूँ इसमें। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स whose areas are given by following expressions in square units। क्वेश्चन नंबर 5, ये आंसर है हमारा बच्चों। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। कहते हैं अगर एरिया आपके पास रेक्टेंगल का है 25a² -30ab प्लस 9b²। जो पुराना क्वेश्चन में एस होता है, वो ना मेरा 5 जल्दी दिखने लग जाता है, तो हम क्या एस को होता है 5 जल्दी दिखने लग जाता है। बेटा? कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी करो, वो नहीं चेंज कर सकते।
एज्यूमिंग किया नहीं है। नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मेरी मर्जी मेरा वेरिएबल नहीं चलेगा। ठीक है, जो वेरिएबल दिया है वही है। आगे तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी, आप वहां पर एंगल थीटा दिया होता है, राइट, दिस दिस इज गिवन, और लिखा होता है साइन थीटा, एंड बाय द टाइम यू आर परफेक्ट इन इट ना, आप कभी कभी इसको साइन ए लिख देते हो, इस पे भी पूरा क्वेश्चन गलत होता है, हालांकि आपने सब कुछ सॉल्व किया हुआ है ऐसे। तो जो वेरिएबल दिया है हमें वही लेना है, तो कोई भी लेकर अपनी मर्जी से कुछ भी शुरू करते हो। ठीक है, सो स्टैंडर्ड्स आर वेरी फिक्स्ड, क्योंकि कल क्या पता क्या, आज एक चीज की रिप्लेसमेंट सिखाएंगे, कल आप 10 चीजों को, और मैम मेरा मन किया मैं तो ये ले लिया, मुझे ए अच्छा नहीं लगता मैंने तो बी ले लिया, नहीं कर सकते। तुम अपनी राइटिंग ठीक करो बस, और कुछ नहीं। मेरा भी यहाँ पे देखो, मुझे भी 5 लग रहा था, मैंने क्या किया इसको, मुझे यहाँ पर मैंने लिखा इट वॉज लुकिंग लाइक, ये देख, मुझे 5 लग रहा था तो मैंने क्या किया बेटा इसको। ठीक है ना, मैं भी कर सकती थी, मैं तो बिल्कुल कर सकती हूँ, तुम्हें कुछ भी कहूँ तुम पेपर में जो मर्जी करके आओ, बट नहीं, मेरी मैथ्स मेरे रूल्स नहीं, जो मैथ्स है वही रूल्स होंगे, यूनिवर्सल। ठीक है, एंड इट इज नॉट अबाउट सेइंग कि क्या फर्क पड़ेगा, एक जगह आप लिबरेशन मांगते हो तो बहुत जगह वो चीजें शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पर भी मैम रिलैक्स करो, इस चीज को भी रिलैक्स करो, वो डिवाइड बाय 4 क्यों है, वहां मुझे एक्स नहीं अच्छा लग रहा, उसकी जगह वाई लिख दे, तो नहीं होगा बेटा, बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉब्लम को अपने लेवल पे देखते हैं लेकिन यूनिवर्सल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ठीक है, तो 5a - 3b होल स्क्वायर आ गया ये। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्या होगा, क्या लिखोगे इसमें, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या लिखना चाहोगे। एरिया ये आया, आपने उसे फैक्टराइज किया, 5a - 3b × 5a - 3b, सो व्हाट डू यू थिंक इज द लेंथ, 5a - 3b, व्हाट इज द ब्रेड्थ, 5a - 3b। और आपको क्या लगता है कि ऐसी अगर डायमेंशंस लेके कोई रेक्टेंगल बैठा होगा तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, बस, कि चाहे उसने अपने आप को रेक्टेंगल का, उसको खुद ही नहीं पता कि वो स्क्वायर है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है 36s² - 49t², 36s² - 49t²। मैंने इसको लिखा ना, मेरी पहले प्रॉब्लम समझ में आ गई कि वो 5 बनता है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये आपको करना ही होगा। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 6x का होल स्क्वायर -7t का होल स्क्वायर, तो 6x - 7t, 6s + 7t। तो डायमेंशंस क्या है रेक्टेंगल की, लेंथ क्या होगी, अब ये s की जगह 8 लग रहा है ना, हाँ ये देखो, मैं इसको कुछ नहीं करूंगी, मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली ऐसे, क्या लगे बेटा लेंथ की डायमेंशंस क्या होगी, 6s + 7t, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, 6s - 7t। चलो अब ना देखो, उसने कहा है कि हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालने, क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मतलब क्यूबिक की तरह फॉर्मूलाज होंगे, उस तरह से हमें काम करना है, या हमारे पास 3 डायमेंशंस आएंगी। ठीक है, सो पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, करें सॉल्व इसको। चलो क्विकली, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, 6a² - 24b², क्या करना चाहिए, पहले आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है सबको, a² रह जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा बेटा, 4b²। देख अब सबको डिवाइड किया ना, अब तुम्हारी वाली बात क्या होती, तुम कहते हैं मैंने बस इसको 4 बता दिया, इसको 6a² के साथ नहीं डिवाइड किया। आयुष बात समझ में आई, जो आप कह रहे थे ना 6a² - 24b² की मैं सिर्फ इसमें से 24 गायब कर दूं या उसको वहां से ले जाऊं, तो इसका मतलब आप सिर्फ इसको 24 से कर रहे हो, यहां नहीं कर रहे हो, या फिर मैं कह रही हूँ मेरा मन किया मैंने इसको 6 से डिवाइड किया पर ये 24 ही रहा। समझ में आ गई बात, कॉमन ले रहे हो आप थ्रू आउट। ठीक हो गया ना, तो अब हम लिखेंगे 6a² - 4b²। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, 6, हाँ, तो a² में क्या आएगा, दिस इज a का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2b का होल स्क्वायर, तो 6 × a + 2b, a - 2b। तुम्हें स्कूल में क्या करवा रहे हैं, स्कूल में क्या करवा रहे हैं, यही चल रहा है ना, तब तक सर्कल्स करवा दूंगी, फिर नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है। पता है, पर सबको बाकी को आना है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा।
चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा अलजेब्रा हो गया, तब तक आप चैप्टर 1 2 3 4 अपने अच्छे से थोड़े और रिवीजन में लेकर आ सकते हो। और सर्कल्स में आराम से 1 हफ्ते में करवा दूंगी, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बुक ही करनी होती है। ज्योमेट्री में ना पहले बुक ही फोकस पे कर ले, उतना ही काफी है। और इसमें काफी कुछ है जो उन्होंने ना स्टार मार्क किया हुआ है, सिर्फ आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स या थ्योरम्स रट्टे मारनी है बस, और कुछ नहीं। हाँ, और थोड़ा ना आई थिंक वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन भी आएगा, तो दैट इज ऑल्सो अ नाइस थिंग विच आई वांटेड एक्चुअली कि आपको आना चाहिए। तो हम्म हम्म, हाँ ये करो, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ बेटा। वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देगा, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो स्टार वाले को इतने मुश्किल भी नहीं है, मैं सब करवा चुकी हूँ। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी करवा दिया। क्वेश्चन 11 क्लास में करवाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 वो मैं अभी करवा दूंगी, 13 क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। 7 8 9 रह गया, बस वही करवाना है अभी। इसको फैक्टराइज करो बच्चों, क्या लगता है पहले क्या बाहर निकलेगा सब में से? हाँ, 3p निकल जाएगा बाहर, वेरी गुड। चल, पढ़कर आके लग गया ना, पढ़ रहे हो ना रेगुलरली, वो दिखेगा तो बच्चे। मैंने सुना था कि लंबी है। ले ले, उसके बाद सोच लो कि 3 निकल नहीं, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या कुछ और बाहर आ सकता है। तो एट द एंड। एट द एंड तक निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो फिर पहले ही निकालना होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर बाद में भी निकालोगे अल्टीमेटली विल थिंक ऑफ इट, बिकॉज कुछ ना कुछ करके तुम्हें उसे फैक्टराइज करना है। तो 3p निकाला तो इट विल बी s² - 5s, और यहां पर क्या आ जाएगा +4। 4p तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब बच्चों यहाँ पर 3p आ गया, इसको फैक्टराइज करोगे, अब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फिर से आ गई। s² - 4s - s +4, सो 3p s - 4s - 1। तो पॉसिबल डायमेंशंस फॉर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर s3p s - 4 s - 1 रिस्पेक्टिवली, नहीं लिखना होता इसमें, पॉसिबल ही कहा है ना। तो इन तीनों में से कोई भी एक लेंथ, कोई भी एक ब्रेड्थ और कोई भी एक हाइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे कैसे करेंगे, देखो। देखो फिर से पढ़ो, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स। तो आपको विलेज प्लेग्राउंड दिख रहा है और कहा है स्क्वायर है ना। तो हम एक स्क्वायर की फिगर को विजुलाइज कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैन वी ऑल विजुलाइज अ स्क्वायर, है ना। तो इस विजुलाइजेशन को ना, अगर तो आप समझ पाते हो, अदरवाइज ड्रॉ दिस स्क्वायर। हमेशा अपनी मैथ्स को विजुलाइज करना सीखो कि स्क्वायर दिख गया, कहीं ना कहीं तो पहुंच रहे हो। फिर दिया हुआ है साइड 40, तो साइड 40 को कहाँ लिखोगे? यहां पर। अरे बता दो कि अच्छा ये साइड है जो उसकी 40 है, तो इस 40 से, क्योंकि स्क्वायर है तो आई नो ऑल द साइड्स आर 40 मीटर्स। मुझे एरिया पूछा जाए, मुझे पेरीमीटर पूछा जाए, तो मुझे समझ में आ रहा है मुझे करना क्या है, ठीक है। अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर्स इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। इसने कहा है कि एक स्क्वायर है हमारे पास, चलो जी हमने ये स्क्वायर ऐसे बना दिया, ठीक है। और इसकी साइड हमने लिखी 40 मीटर्स, बात समझ में आती है। कहते हैं इसके अराउंड ना हमने एक पाथ क्रिएट हुआ किया है फॉर पर्सन्स टू वॉक। तो s मीटर्स का विड्थ का पाथ यहां भी क्रिएट होगा, एस विड्थ यहां से ऐसे क्रिएट होगी, विड्थ जो है यहां भी क्रिएट होगी, पाथ वही यहां बनेगा, उतना ही यहां बनेगा और उतना ही यहाँ। तो चारों कोने तक, चारों साइड से हमने पाथ क्रिएट किया, और उन सबको अगर ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, कि ये तो था ही, इतना भी पाथ क्रिएट करना था, ये भी करना था, और ये भी करना था, ऐसे ही होगा ना साइड साइड्स के। लेकिन अब इसको ज्वाइन कैसे करें, उसने क्या कहा है, क्रिएटेड फॉर पीपल टू वॉक। तो जब ऐसे पाथ क्रिएट की, तो क्या आप इसमें जो एरिया है, जो ये लाइन है पूरी ऊपर तक लेके जाते हो, कुछ ऐसे आ जाएगा, ये भी कुछ इस तरह से आएगा, ये भी यहां और एक बाहर। बात समझ में आ गई, जब हमने चारों तरफ पाथ क्रिएट किया, तो स्क्वायर के बाहर भी क्या बन गया, स्क्वायर। तो एक हमारे पास है स्मॉल स्क्वायर जो कि है प्लेग्राउंड, और फिर एक है बिगर स्क्वायर, दैट इज प्लेग्राउंड प्लस वॉक प्लस पाथ। ठीक होगी बातें।
अब आपको ये बताना है कि ये तो हमारा 40 था, मैं इसको ए बी नाम दे देती हूँ। अगर ये बाहर वाला जो बाउंड्री वॉल है पी क्यू, इसकी मुझे साइड निकालनी है, तो क्या होगी? साइड ऑफ आउटर स्क्वायर इतनी 40 थी, यहां से कितनी बड़ी? एस। और यहां से कितनी बड़ी? एस। तो साइड क्या हो जाएगी? 40 प्लस 2s मीटर्स। एक एस इधर से, एक एस इधर इधर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो द साइड इज द साइड ऑफ द आउटर स्क्वायर इज 40 प्लस 2s। तो आपको ना सिर्फ ये एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो क्या करना चाहिए? बड़ा सा मैंने आपको रेक्टेंगुलर पेपर दिया, उसमें से आपने सिर्फ ये एजेस लगाने हैं, ये वाला बीच वाला एरिया नहीं करना। तो आप क्या करते हो? इसको कट कर देते हो। तो बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर मैंने क्या कर दिया? माइनस। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। ठीक है। सो बिग स्क्वायर इज 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लगाकर सॉल्व कर लो। 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 160s माइनस 1600 कैंसिल हो गया। 4s स्क्वायर प्लस 160s। ठीक है। अब इसको ना एक और अच्छे वे से सिखाती हूँ, देखो इसको ब्रेक करना भी सीखो। तुम्हारा स्क्वायर के अंदर स्क्वायर था, एक बाहर वाला स्क्वायर ये लगा लो, ठीक है, और एक अंदर का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ऐसा ही था। ये 40 है, और बाहर जो ये पाथ है ये एस, यहां पर भी एस, यहां पर भी एस। अब मैंने फिगर को ब्रेक करना शुरू किया कि ये देखो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये बनी, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये बनी, ये फिर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहां बन रही है ना, और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहां बन रही है। तो ये एक दो तीन चार आपस में सेम है हर तरह से। इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। जो चीजें आपस में एग्जैक्टली सेम होती है, जैसे मैं यहाँ दो पेन उठा लूं, ठीक है। सो अगर आप ये दो पेन रख के जाते हो यहाँ पे, सेम सेम कंपनी सेम कलर एवरीथिंग सेम, यहाँ दो रखते हो, मैं रात में आती हूँ इन दोनों का ऐसे इंटरचेंज कर देती हूँ। टुमारो विल यू से कि नहीं नहीं मैं कोई एक पेन उठाऊंगा, मेरे वाला कौन सा है? विल यू बी एबल टू डिस्टिंग्विश अदर देन कि इसमें मैंने दांत लगाए थे, जिसमें मैंने मार्क किया था, मेरा सिक्का इतना था, वो था, उसके अलावा ऑन द फेस ऑफ इट दोनों सेम है। तो ऐसे चीजों को जो बिल्कुल सेम होते हैं वो होता है कॉन्ग्रुएंसी। फॉर एग्जाम्पल, दो फोन सेम ब्रांड के पड़े हो, आपके पास भी सेम है, आपके फ्रेंड के पास भी सेम है, तो कभी कभी होता है ना अपनी फ्रेंड का फोन उठा के भाग लिए, होता है ना, क्यों? बिकॉज दे लुक सेम। कॉन्ग्रुएंट चीजें होती है जो एग्जैक्टली सेम है। तो ये चारों स्ट्रिप्स हमारी सेम है। ऐसे ही ये छोटा स्क्वायर एक, छोटा स्क्वायर दो, छोटा स्क्वायर तीन, और ये भी छोटा स्क्वायर चार। ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो कि जो ये वाला स्ट्रिप है रेक्टेंगल वाली, देखो इसकी ये साइड कितनी है? ये वाली विड्थ जिसको हम बोलेंगे, ये कितने साइड है? क्या है इसकी यूनिट? ऐसा है ना ये। और इसकी ये जो ये वाली लेंथ है ये क्या लग रही है आपको? 40 हो गई। तो क्या इसका एरिया मैं 40s कह सकती हूँ? ऐसे कितनी स्ट्रिप्स हैं आपके पास? चार। तो कितना हो गया? 160s हो गया। फिर ये चार छोटे छोटे डब्बे, इसमें साइड क्या है? ये स्क्वायर बन रहा है ना, इसमें साइड क्या है? एस। और कितने है ये हमारे पास? चार। एक का एरिया क्या है? और चारों का एरिया क्या होगा? ये क्या निकाला हमने? बात समझ में आ गई? दिस इज ऑल्सो हाउ यू ब्रेक डाउन। आपको ये चीजें सिखाई जा रही हैं ताकि आप प्रैक्टिकली चीजों को, जो इतना शोर मचाते थे ना कि मैथ्स कहाँ यूज होती है प्रैक्टिकली, तो वो यहाँ चीजें हैं कि ये प्रैक्टिकल यूसेज है आपकी मैथ्स का। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आइडली जो है ना, देखो स्टार भी नहीं लगा हुआ, दिस इज आइडली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्लास 10th का क्वेश्चन। अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। एक नंबर है, ठीक है। क्या है नंबर? पता है आपको? तो जब नहीं पता होता तो हम क्या लेते हैं?
वो अननोन कि किसी के बारे में बात की जा रही है, मुझे पता ही नहीं, मैं उसको नंबर को 1 बोलूं, 2 बोलूं, 3 बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो उसको फिलहाल मैंने कह दिया एक्स। सो लेट द नंबर बी एक्स। अननोन समझ में आया ना? वेरिएबल क्या होता है कि जिसको पता ही नहीं हमें क्या है, तो हमारे लिए वो वैल्यू कुछ भी है, दुनिया भर में जितने नंबर है वो सारी वैल्यू ले सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद उसका रेसिप्रोकल का है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी नंबर का? क्या होता है बेटा? ये नंबर एक्स था, तो रेसिप्रोकल क्या लिखोगे इसका? 1/x, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे 2/3 हो। तुमने कहा अगर वो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेना, तो 1 बाय उसको कर दो। तो चाहे तुम 1/2/3 करो चाहे 1/2 करो, है ना? आपने सिर्फ उसका रेसिप्रोकल सोचने के लिए कहना है कि 1/that नंबर, 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर इज द रेसिप्रोकल। अब उसने क्या लिखा है? अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। क्या करोगे अब इसे? एक नंबर, उसका रेसिप्रोकल हमें क्या किया इसको, प्लस, इक्वल्स, कहते हैं इसको सॉल्व करो। अब बताओ, ये होती है किसी कंडीशन में हमने एक्स की वैल्यू निकाली, कि जब 10/3 दिया था तब नंबर क्या होगा, जब मान लो 14/3 दिया तो तब नंबर क्या है, इफ आई गिव यू 20/3 व्हाट इज दैट नंबर? बात समझ में आ गई? हर एक सिचुएशन में हम नंबर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अभी ये 10/3 के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एलसीएम लिया, एक्स, ये x² + 1 बन गया, इक्वल टू 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो 3x² + 3 इक्वल टू 10x। सो 3x² - 10x + 3 इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना होगा? स्प्लिटिंग, ऑब्वियसली मिडिल टर्म। क्वेश्चन 10 ऑनवर्ड सारे क्लास में करवाए हुए हैं। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया इसको, वैसे क्या है आंसर, फैक्टर्स क्या बने इसके? 3 × 3 कितना होता है? 3 × 3 इज 3 × 3 9 होता है ना। और तुम्हें सम क्या चाहिए यहाँ पे? 10। कैसे आएगा 9 के साथ सम, जब किसको मल्टीप्लाई करोगे? 9 × 9 के साथ कौन सा नंबर चाहिए? 3 × 3 इज 9, सो यू नीड टू नंबर्स जिनका सम क्या बने? 10, और प्रोडक्ट क्या हो? 9। दिस इज द सम, दिस इज द प्रोडक्ट। तो 9 के साथ हमें सम चाहिए 10 का, तो क्या नंबर होंगे? 9 × 1, बिल्कुल ठीक है। 3x² - 9x - x + 3 = 0, 3x कॉमन लिया, x -3 - 1 कॉमन लिया, x - 3, सो 3x - 1 x - 3 = 0। तो देखो x की वैल्यू 3 भी आ सकती है, x की वैल्यू 1/3 भी आ सकती है। फाइंड द नंबर, अ नंबर कुड बी 3 और 1/3, कि जब मैंने नंबर लिया 3, उसको ऐड किया उसके रेसिप्रोकल के साथ, तब भी 10/3 आता है। लेकिन जब मैंने 1/3 मान लिया नंबर को और फिर इसका रेसिप्रोकल लिया, क्या होगा ये? 1/3 + 3 हो गया, तब भी 10/3 आया। तो नंबर कुड बी 3 और 1/3। वो x - 3 = 0 होगा ना, कल कि हाँ, x3 ले। x - 3 = 0, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करो बच्चों जल्दी से। A rectangular pool has area 2x² + 7x + 3 square hastas.
ठीक है, तो हस्तास कहते हैं एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट था जो हम एंशंट इंडिया, मतलब थोड़ा सा इंडियन सिस्टम में हिंदी के अकॉर्डिंगली यूज करते हैं, इन अ लोकल लैंग्वेज कह सकते हो। इफ इट्स विड्थ इज 2x+1, तो एरिया ये दिया हुआ है, विड्थ आपको बताई हुई है 2x+1, फाइंड इट्स लेंथ। अच्छा, लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो ये कहता है कि आपने 2x² + 7x+3 किया है, इसको डिवाइड कर सकते हो 2x+1 के साथ, ठीक है। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, बिल्कुल ठीक है। तो आपने 2x² + 7x+3, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट किया, कर सकते हो। प्रोडक्ट क्या चाहिए इसमें? 6 चाहिए ना, 2 × 3। सम क्या चाहिए? प्रोडक्ट 6 चाहिए, सम 7 चाहिए। दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज सम। क्या बनेगा बच्चों? 6 × 1, बस करो। 2x² + 6x + x+3, तो ये आ जाएगा 2x कॉमन लिया, x+3 +1 कॉमन लिया, x+3, सो 2x+1 × x+3। तो कहते हैं कि जो 2x+1 है वो विड्थ है, तो लेंथ क्या मानोगे आप? x+3 इज द, ठीक है। ऑफिशियली चैप्टर ये खत्म हो चुका है, मैं इसमें और कुछ नहीं करवा रही हूँ, जितना काम करवाया ना उतना ही बार बार रिवाइज करो। कुछ नहीं है ना, 6 एक्सरसाइजेज हैं आपके पास इसमें, 6 एक्सरसाइजेज है। इन 6 के 6 क्वेश्चंस को ही ना बार बार रिवाइज कर लो, कम से कम 2 या 3 बार इन्हीं को रिवाइज कर लो ना, आपका 70 to 80% काम ना यहीं से अंडरस्टैंडिंग बन जाए। बात समझ में आ गई? इसमें क्वेश्चंस है वो रिवाइज करने हैं टुमारो। अच्छा सच्ची बताओ, टेस्ट लेना है कि मैं क्लास करवाऊं? व्हाट डू यू वांट? करवाऊंगी तो फिर आई विल स्टार्ट विद